हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आरडी एकेडमी। मैंने फर्स्ट 2 वीडियोस में आपको द लास्ट लेसन शुरू करवाया था, तो आज उस लेसन की थर्ड वीडियो होगी। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद। तो यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंड। उनके जो टीचर है वो कह रहे हैं वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद। हम सबको स्वयं को कोसने के लिए बहुत कुछ है। मतलब वो सिर्फ बच्चों को ही यहाँ पर गिल्टी फील नहीं करवा रहा कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं या सीखने की कोशिश नहीं की। वो सबको क्या कह रहा है कि हमारे ऊपर अगर आज किसी ने आकर आक्रमण कर दिया है या हमें अपना गुलाम बना लिया है, तो हम प्रत्येक यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, लॉरेंस के या अल्सेस के, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट कंडीशन। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स थे वो भी कभी ज़्यादा इच्छुक नहीं रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। वो भी क्या करते थे, यही प्रेफर करते थे कि आप किसी खेत पे जाकर या किसी मिल में जाके काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनको थोड़ा और पैसा मिल जाए। कैसे मिल जाएगा कि बच्चे काम करेंगे तो बच्चे भी पैसा कमा कर लेके आएंगे। एंड आई, वो अपने आप को भी जिम्मेवार ठहरा रहे हैं जो उनके टीचर है। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं खुद को भी दोषी मानता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेंट ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैं आप लोगों को भेज नहीं दिया करता था कहाँ, फूलों को पानी देने के लिए। आपको पढ़ाने के स्थान पर मैं आपको भेज दिया करता था कि आप जाकर फूलों को पानी दे दो। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, मैं आपको छुट्टी नहीं दे दिया करता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब जो हमारे टीचर मिस्टर हेमल थे वो बातें करते जा रहे हैं किसके बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सेइंग दैट it was the most beautiful language in the world। वो कहते हैं कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये संसार की सबसे क्या है, सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, और सबसे क्या है, साफ सुथरी क्या है ये लैंग्वेज है। देखो जहाँ पर हम रहते हैं सभी उसी चीज़ की क्या करते हैं, सराहना करते हैं। कोई भी अपनी कंट्री को, कोई भी अपनी लैंग्वेज के बारे में बुरा सुनना पसंद नहीं करता। तो बच्चों मैं आपको कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं उसमें क्या है कि वो लाइंस को उठाते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि चैप्टर को ही आपने इतने अच्छे से पढ़ना है कि जो चैप्टर से लाइन उठाकर आपसे क्वेश्चन में पूछी जाए, बस उसी को आपने क्या है आगे इलेबोरेट करना है, अगर आपको लेसन की अंडरस्टैंडिंग होगी डीपली। द मोस्ट लॉजिकल, ये लाइन जो है ये क्वेश्चन में आती हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कौन सा, फिर पीछे चलती हूँ मैं आपको बताने के लिए कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, तर्कपूर्ण लैंग्वेज है, और वी मस्ट गार्ड इट, और हमने इसको संभाल के रखना है। कहाँ, अमंग अस, अपने बीच इसको संभाल के रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इस बात को कभी नहीं भूलना है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब कुछ लोग एनस्लेव्ड, गुलाम बना लिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन। तो देखो अगर आपको अपनी लैंग्वेज का नॉलेज है तो वो कहता है कि ये उसी तरह है कि मान लो आपने कुछ
पीपल को क्या कर लिया है, बंदी बना लिया है। और अगर उनका अपनी लैंग्वेज के ऊपर होल्ड है तो ये उसी तरह बात को साबित करता है कि जैसे आपको किसी कैद में रख लिया है, लेकिन उसको जो बाहर से आपको ताला लगा के बंद किया गया है, चाबी आपके पास है। जैसे हम ले सकते हैं कि जैसे हमारा इंडिया जब गुलाम था, तो देखो वहाँ उस समय जो थे, ज़्यादा इंडियन जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको जैसे कंडीशन में रखा गया वो उन्होंने उस चीज़ को अपना लिया। लेकिन जो पढ़े लिखे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रीजनल पेपर्स छपवाए ताकि लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। जब कुछ पढ़े लिखे लोग आगे इनिशिएट लेते हैं कि हमने किसी के गुलाम होकर नहीं रहना, तो उस चीज़ के लिए क्या है कि अपनी लैंग्वेज के ऊपर होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। बट सबका पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो दूसरा व्यक्ति उसको ज़्यादा देर तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। Then he opened a grammar and read us our lesson. तब उसने हमारी ग्रामर बुक खोली और हमें लेसन पढ़ाना शुरू किया। I was amazed to see how well I understood. अब देखो जो फ्रेंच है वो कह रहा है कि मैं इतना हैरान था कि आज मुझको ये सारा कुछ कितने अच्छे से समझ आ रहा है। All he said seemed so easy, so easy. सिर्फ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ क्या लग रहा था, हमें आसान लग रहा था। देखो वही कहने की बात कि जब हम किसी भी काम को दिल लगा के करते हैं तो उसमें सक्सेस हमको ज़रूर मिलती है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई भी फील्ड का काम हो। देखो वही पढ़ाई जो उनको पिछले दिनों में क्या लगती थी, बोरिंग लगती थी, तो आज उसको वही जो उसकी बुक्स हैं, अपनी फ्रेंड्स लग रही हैं, उनको आज टीचर का पढ़ाया वो सारा कुछ इजीली समझ आ रहा है। I think too that I had never listened so carefully. तो टीचर तो वो कहता है कि मैं समझता हूँ that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. कि ना तो मैंने कभी उनको पहले इतने केयरफुली ध्यानपूर्वक सुना था, और ना ही हमारे टीचर ने हमको कभी इतने अच्छे से वर्णन किया था हर एक चीज़ का विथ सो मच पेशेंस, धैर्य के साथ। ना तो हमारे टीचर ने हमको कभी पहले पढ़ाया था और ना ही हमने कभी उसको इतने ध्यान से सुना था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all in our heads at one stroke. तो ऐसा लग रहा था कि वो पुअर आदमी, कौन, जो हमारा टीचर है, वो चाहता था टू गिव अस, देना, ऑल ही न्यू, जितनी भी उसके पास नॉलेज थी, जो कुछ भी वो जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। कहाँ से? क्योंकि कल उसने स्कूल छोड़ के अपने घर को छोड़ के चले जाना था। एंड टू पुट इट ऑल इन आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और ऐसा लग रहा था कि एक ही स्ट्रोक में, एक ही प्रहार में वो सब कुछ हमारे दिमागों में भर देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमको लिखने का मिला। दैट डे एम हिमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हिमल के पास हमारे लिए नई कॉपीज थी, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें सुंदर अक्षरों में लिखा गया था फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक little flags floating everywhere in the school room hung from the road at the top of our desk. अब जो नोटबुक्स में ये फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था, ये उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे एक फ्लैग के ऊपर, जैसे डेस्क के ऊपर क्या है, रोड्स लगी हुई हैं, रोड्स के साथ वो क्या है, फ्लैग टंगे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, पूरे क्लासरूम में लहरा रहे हैं। They looked like little flags floating everywhere in the school classroom hung from the road at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work. यहाँ पे वो जो राइटर है वो हमसे कहता है कि यहाँ पर आपको देखना चाहिए था कि हरेक कोई अपने काम में कैसे लगा हुआ था। How quiet it was, कि वहाँ पर कितनी शांति थी। There was a pin drop silence in the class. The only sound was the scratching of the pens over the paper.
वहां पर क्या थी, क्लासरूम में जो नॉइज आ रही थी वो क्या था, जो नोटबुक थी उसके ऊपर जो स्क्रैच कर रहे थे, जो लिख रहे थे, सिर्फ उसकी ही आवाज़ आ रही थी, बाकी और किसी चीज़ की कोई नॉइस नहीं थी। इस तरह की जो साइलेंस थी पहले उन्होंने कभी भी अपने क्लासरूम में नहीं देखी। जैसे बच्चों आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो, वहाँ पे क्या होता है, जब सेंटर में आप एंटर करते हो, जब आप लोग पेपर देना शुरू करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, सिर्फ आपके लिखने की या जैसे ही आप अपनी शीट को पलटते हो उन चीज़ों की ही आवाज़ आती है। इसी तरह आज उस क्लासरूम में भी क्या थी, पिन ड्रॉप साइलेंस था। Once some beetles flew in. कुछ पतंगे अंदर उड़कर आए, but nobody paid any attention to them. तो सब अपने काम में इतने मसरूफ थे कि किसी ने उन पतंगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest one, वहाँ पर जो छोटे बच्चे थे, who worked right on tracing their fish hooks, जो कि वो मछली पकड़ने वाले कांटे होते हैं ना, उनको वो ट्रेस कर रहे थे, तो उन छोटे बच्चों ने भी उन बीटल्स की तरफ क्या किया, ध्यान नहीं दिया। एज इट वॉज फ्रेंच, तो वो भी अपने काम में उसको ट्रेस करने में, जो फिश हुक्स बना रहे थे, ट्रेस करने में इतने लीन थे, मगन थे, ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, तो हमारे जो रूम था उसके ऊपर जो छत थी उसके ऊपर कौन बैठे थे, पिजन्स बैठे थे, और वो भी गुटरगु की आवाज कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप से कहा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, तो फ्रेंच अपने आप से कहता है कि क्या अब ये पक्षियों को भी सिखाएंगे जर्मन में बोलना, इवन द पिजन्स, क्या पिजन्स को भी अब सिखाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि आप आदमी को क्या कर सकते हो, अपना स्लेव बना सकते हो, गुलाम बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि मान लो ये इंडिया है, वो पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान के जो बर्ड्स हैं वो किसी और लैंग्वेज में बात करते होंगे, या इंडिया के जो है वो किसी और लैंग्वेज में बात करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है कि उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, अब हमको कह रहे हैं कि हमने जर्मन पढ़नी है, फ्रेंच नहीं पढ़नी, तो क्या आज से हमारे जो पिजन्स हैं वो भी क्या जर्मन ही पढ़ेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. वो कहता कि whenever I looked up from my writing, अब हमें लिखने का काम दिया था, तो वो फ्रेंच कहता है कि जब मैंने लिखते लिखते अपनी नज़र को ऊपर उठाया, मैंने देखा एम हेमल जो थे वो मोशनलेस, बिल्कुल अचल अपनी चेयर के ऊपर बैठे थे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और वो कह रहे कभी एक चीज़ के ऊपर देख रहे हैं, देन एट द अनदर, तब दूसरी चीज़ को वो क्या करना शुरू कर देते हैं, गेस करना, घूरना शुरू कर देते हैं, ध्यान से देखना शुरू कर देते हैं। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. तो ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे कि इस रूम में कहाँ कौन सी चीज़ कैसी नज़र आ रही है। देखो बच्चों, जैसे मान लो आपका स्कूल 10th तक है या +2 तक है, उसके बाद आपने उस स्कूल को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाना है, तो जिस दिन आपका लास्ट डे होता है तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये चीज़ आती है कि अब इस स्कूल में वापस नहीं आना। देखो खुशी की बात भी है कि नहीं आना, लेकिन 10-12 साल जो आपने उस स्कूल में गुजारे हैं, कहीं ना कहीं आपका दिल उस चीज़ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है, थोड़ा इमोशन से भी भर जाता है कि आज के बाद चाहे टीचर्स हमारा वेलकम करेंगे, लेकिन उस कंडीशन में हमने एज अ स्टूडेंट स्कूल में वापस नहीं आना। तो यहाँ पे भी जो उनका टीचर है उसको लग रहा है कि कल मैंने स्कूल को छोड़ के चले जाना है और वापस पता नहीं मैंने कभी आना भी है या नहीं। तो इस कारण वो हर एक चीज़ को अपने दिमाग में क्या कर लेना चाहता था, फिक्स कर लेना चाहता था। फ्रेंड्स, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his classroom in front of him.
अब वो कहता कि 40 सालों से ही हैड बीन देयर, वो उसी स्थान पे था, मतलब 40 साल की सर्विस हो गई थी उसकी उस स्कूल में। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, जो उसका गार्डन था वो क्लास से बाहर था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी क्लास उसके सामने थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क, वो क्या था वैसे का वैसा ही था, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, लेकिन जो डेस्क और बेंचेस थे वो क्या हो गए थे, घिस घिस के क्या हो गए थे, स्मूथ हो गए थे, खुरदरे से मुलायम हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो अखरोट के पेड़ थे वो भी क्या हो गए थे, टॉल हो गए थे, बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ twined about the windows to the roof, अब वो जो वहाँ पर उसने अपने हाथों से, जो टीचर ने एक बेल लगाई थी, होप वाइन होता है कि फूलों की बेल जो थी, उसने अपने जो हाथों से उसको प्लांट किया था, अब वो क्या थी, विंडो से होती हुई, मतलब बल खाते हुए ऊपर छत तक पहुंच रही थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट, वो कहता कि उसका दिल कितना टूटा होगा, किसका, हमारे टीचर का, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, जो हम उसकी जो बहन थी, जो टीचर था एम हेमल, उसकी बहन जो थी वो क्या कर रही थी, ऊपर वाले कमरे में मूव कर रही थी, इधर उधर जा रही थी, किस कारण, पैकिंग देयर ट्रंक्स, क्योंकि वो अपना सामान बांध रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्होंने अगले दिन उस स्कूल को, उस कंट्री को छोड़ के चले जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन हमारे टीचर में अभी इतना धैर्य था कि वो सभी का लेसन सुन सके। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, लिखने के बाद हमें हिस्ट्री का लेसन पढ़ाया गया। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बो बू, उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपने जो भी उनको पढ़ाया गया उनको वो चांट कर रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। अब हमने इन द मिडल ऑफ द लेसन हमने हाउसर के बारे में पढ़ा था, जो कि ओल्ड मैन था, उसकी जो स्पेक्टिकल थी वहाँ पे बुक के ऊपर पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे डाउन एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, अब उसने वो जो उसका चश्मा था उसने पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उसने अपना कायदा दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वो क्या कर रहा था, शब्दों को इकट्ठा करके पढ़ने की कोशिश कर रहा था। यू कुड सी दैट he too was crying, वो भी रो रहा था। his voice trembled with emotion, उसकी जो आवाज़ थी इमोशंस के कारण कांप रही थी। and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry। अब उसकी आवाज़ देखो, एक तो बुजुर्ग है और दूसरा वो जब ऊंचा ऊंचा पढ़ रहा है तो उसको भी पता है कि आज हमारा ये लास्ट लेसन है, तो उसके आवाज़ में उसके इमोशंस भी साथ में जुड़े हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ जो थी वो कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और वो इतनी हमें फनी लग रही थी कि हम चाहते थे कि हम हंसें, लेकिन साथ में हमें रोना भी आ रहा था। हंसना क्यों था कि उसकी आवाज़ को सुन के हंसी आ रही थी, लेकिन रोना हम क्यों चाहते थे, क्योंकि आज हमारा स्कूल में ये लास्ट लेसन था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, तो फ्रेंड्स कहता है कि कितने अच्छे से मेरे को याद है हमारा वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, फिर 12 बजे चर्च का क्लॉक से आवाज़ आई 12 बजने की। देन द एंशलस, तब जो हमारी दोपहर की प्रेयर थी वो हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज। उसके बाद जब हमने स्टार्टिंग की थी लेसन की, हमने देखा था कि जो पर्शियन आर्मी है वो वहाँ पे ड्रिल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। अब वो आर्मी क्या है वापस आ रही थी, और रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, प्रैक्टिस करके वापस आ रही थी। तो जब वो वापस आ रहे थे, उनके आने की जो आवाज़ थी
हम ऊपर थे तो विंडोज के नीचे से वो गुजर रहे थे तो हमें साफ सुनाई दे रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, पीला उनका चेहरा पड़ गया। इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टाल, हमें वो इतने लंबे, मैंने उनको इतना लंबा पहले कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, किसी ने, जैसे कई बार इमोशंस के कारण हमारे गले से आवाज़ नहीं निकलती, तब उनका भी ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ ने उनका मतलब चोक कर दिया हो उनके गले को। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे कुछ नहीं कह पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चॉक का पीस उठाया, टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, माइट का मतलब है पावर, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ क्या किया, अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करते हुए रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा हो सका उन्होंने लिखा। विवे ला फ्रेंच, अलविदा, लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड, तब वो रुक गए। एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तो लीन का मतलब होता है झुका दे, टिका लेना, तो उन्होंने आगे करके अपना सिर वॉल के साथ क्या कर लिया, दीवार के साथ टिका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द के, ही मेड अ जेस्टर टू अस, उन्होंने एक हाव भाव सिर्फ शो किया विद हिज हैंड, अपने हाथ के साथ। स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल खत्म होता है, यू मे गो, और आप जा सकते हो। तो यहाँ बच्चों आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। तो इस चैप्टर में क्या बताया है कि हम अपनी कंट्री के साथ, हम अपने लैंग्वेज के साथ कितना डीपली जुड़े होते हैं। ये चीज़ का एहसास हमें तब होता है जब हम इस तरह की किसी कंडीशन में फंस जाते हैं कि जब इसमें लेसन में हमने पढ़ा कि पहले बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन जब उनको पता चला कि आज हमारा इस स्कूल में लास्ट डे है, आज ये हमारा लास्ट लेसन है, तो वही बच्चे जिनको वो अपना स्कूल बैग पहले बर्डन लग रहा था, आज उन्हीं को वो अपनी बुक्स जो है फ्रेंड्स लग रही हैं। और जो टीचर उनको पहले पढ़ाया करता था वो उसको क्रैंकी बोलते थे, मतलब उसका समझाया उससे उन्हें पहले समझ नहीं आता था या वो ध्यान से नहीं पढ़ते थे, लेकिन आज वही टीचर, उनको ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा टीचर हो ही नहीं सकता। आज उसका पढ़ाया हुआ एक एक शब्द उनको क्या है समझ आ रहा था। तो आई होप आपको लेसन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताती, मैं तो सिर्फ इसी बात पे जोर देती हूँ कि आप लेसन की थोरो रीडिंग करो, ताकि बोर्ड के एग्जाम में कहीं से भी लाइन उठाकर अगर आपको क्वेश्चन में डाल दी जाए, देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन वेरी इजली। अगर फिर भी आपके कोई कमेंट्स हैं या कोई भी आपने इंक्वायरी है, कोई चीज़ के बारे में पूछना है या किसी क्वेश्चन के बारे में पूछना है, तो बच्चों प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर द वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ।